हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। नॉन फिक्शन वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया था हमने, ठीक है। नॉन फिक्शन वाले पार्ट में एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा चुका था। उसमें जो बेसिक्स था वो देख चुके थे और दो चार क्वेश्चन उससे अच्छे बने थे, वो क्वेश्चंस भी हम देख चुके थे। क्वेश्चंस करना ज़रूरी है बेटा, तभी पता चलता है कि वास्तव में इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे बन के आ सकते हैं। तो शायद चार क्वेश्चंस के समथिंग क्वेश्चन बने थे उसमें, तो चारों क्वेश्चंस हम देख चुके थे और एक्सप्लेनेशन तो इतने गजब तरीके से करवाया था, इतने गजब तरीके से करवाया था, अगर ध्यान से सुन लिया तो शायद एक ही बार में दिमाग में फिट हो जाएगा बेटा। तो आइए आज उससे आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आगे की क्लास को देखते हैं। इसी तरीके से आपको मेहनत करते रहना है और गारंटी है अगर हमारे साथ में पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हो तो नॉन फिक्शन के पहले चैप्टर फ्रीडम में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और इसी प्रकार से हम सारे चैप्टर्स को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन इसी प्रकार से करवाया जाएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ यहीं पे इसी प्रकार से देखेंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था वहाँ से आगे, जहाँ से छोड़ा था वहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आगे देखो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नाउ मार्क अनोदर बिग डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल स्लेवरी ऑफ मैन, द नेचुरल स्लेवरी ऑफ मैन टू नेचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है बेटा, यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नाउ अनदर बिग डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल स्लेवरी ऑफ मैन, एक व्यक्ति की जो नेचुरल स्लेवरी ऑफ मैन, जो व्यक्ति की प्राकृतिक गुलामी है किसके प्रति, नेचर के प्रति। तो इसमें डिफरेंस देखेंगे हम, नेचर के प्रति उसकी क्या गुलामी होती है और द अननेचुरल स्लेवरी ऑफ ए मैन, और एक अप्राकृतिक गुलामी एक व्यक्ति के प्रति। आगे मैन आएगा, ठीक है, व्यक्ति के प्रति। तो बेटा जी क्वेश्चन यहीं से बन के आता है। मैं यहीं पे क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, हालांकि आगे भी लिखवा दूंगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि वास्तव में क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो हालांकि आपको पता नहीं है इसका कि उत्तर क्या होगा, लेकिन यहीं से मैं क्वेश्चन बना देता हूं, उसके आगे फिर इसमें डिफरेंस देखेंगे अपन। व्हाट इज द डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कौन सी गुलामी है, बिटवीन द नेचुरल स्लेवरी ऑफ मैन द नेचुरल स्लेवरी ऑफ मैन टू नेचर एंड द unnatural slavery of man to man। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं मानता हूं कि इस चैप्टर का शायद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होने वाला है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होने वाला है। इसमें भी डिफरेंस देखना जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या बना, देखो बेटा अभी तक पढ़ाया नहीं है, मैंने केवल इतना ही बताया, ये दो लाइन आई है, तो इस दो लाइन से ही मैंने, अब मेरा तो चैप्टर पढ़ा हुआ है पूरा, मेरे को तो पता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने यहीं से क्वेश्चन चुरा लिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल स्लेवरी ऑफ मैन टू नेचर एंड द अननेचुरल स्लेवरी ऑफ मैन टू मैन। इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है, वो डिफरेंस देखेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हालांकि मैं आपको टाइम देता हूं, ठीक है, आप क्वेश्चन को देख सकते हो, इस तरीके से क्वेश्चन बन के आ सकता है इसमें, और आएगा भी बेटा एक क्वेश्चन इसमें है भी, एक क्वेश्चन इस तरीके का आएगा आपके, ठीक है। तो ये
मेजर डिफरेंस देखना है अपने को कौन सी गुलामी में, स्लेवरी ऑफ मैन टू नेचर, नेचर के प्रति जो गुलामी है, और अननेचुरल स्लेवरी ऑफ मैन टू मैन, जो मैन के प्रति अननेचुरल अप्राकृतिक गुलामी है, वो देखेंगे। अब आगे वाली स्लाइड में देखो, यहां से देखो, मैन टू मैन, ये बताया मैंने कि अप्राकृतिक गुलामी एक व्यक्ति के प्रति, नेचर इज काइंड टू हर स्लेव्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रकृति क्या होती है, दयालु होती है, अपने गुलामों के प्रति क्या होती है, दयालु। तो ये मेजर डिफरेंस चल रहा है यहां से कि नेचुरल स्लेवरी ऑफ ए मैन टू नेचर, तो नेचर क्या होती है, नेचर अपनी स्लेव, अपनी गुलामों के प्रति काइंड होती है। इफ सी फोर्सेज यू टू ईट एंड ड्रिंक, अगर वह तुम्हें बाध्य करती है खाने के लिए और पीने के लिए, अगर प्रकृति तुम्हें खाने के लिए और पीने के लिए बाध्य करती है, सी मैक्स ईटिंग एंड ड्रिंकिंग सो प्लीसेंट, तो वह इस खाने पीने को बिल्कुल प्लीसेंट बना देती है, आनंददायक बना देती है। प्लीसेंट का मतलब क्या होता है, आनंददायक। तो एक स्लाइड हम किसकी रख लेते हैं, एक स्लाइड हम वोकेबलरी की रख लेते हैं। तो यहाँ पे वोकेबलरी करते हैं अपन। प्लीसेंट का मतलब क्या होता है, आनंददायक। तो वह चीजों को आनंददायक बना देती है, ठीक है। इटिंग सो प्लीसेंट दैट व्हेन वी कैन अफोर्ड इट, अगर हम इनको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, इनको हम अफोर्ड कर सकते हैं, वी ईट एंड ड्रिंक टू मच, तो हम इन्हें ज़्यादा भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी खा सकते हैं। तो बेटा डिफरेंस में पहला डिफरेंस देखेंगे हम कि नेचर अपने गुलामों के प्रति दयालु होती है, अगर वह हमें बाध्य करती है खाने पीने के लिए, तो वह हमें जो हमारा खाना पीना है उसको प्लीसेंट बना देती है, और जब हम इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं तो हम इन्हें बहुत ज़्यादा खा भी सकते हैं। वी मस्ट स्लीप और गो मैड, हम अवश्य ही सोते हैं और पागलों की तरह हो जाते हैं, कहने का मतलब पागलों की तरह होके सोने के लिए बाध्य हो जाते हैं। बट देन स्लीप इज सो प्लीसेंट, लेकिन उसी समय वो नींद इतनी प्लीसेंट होती है, इतनी आनंददायक होती है, दैट वी हैव ग्रेट डिफिकल्टी इन गेटिंग अप द मॉर्निंग, लेकिन वहीं पे हमारे साथ में समस्या होती है, जब हम सुबह उठते हैं तो उठते समय हम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा समस्या में पड़ जाते हैं, ठीक है। हालांकि हम सोने के लिए पागल हो जाते हैं, हम सोते भी हैं और इतनी प्लीसेंट तरीके से सोते हैं, इतने आनंददायक तरीके से सोते हैं कि जब उठते हैं तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है, ठीक है। ग्रेट डिफिकल्टीज का मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो बेटा ये नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं अपन कि नेचर क्या करती है, अगर खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध करवाती है तो उन्हें प्लीसेंट भी बना देती है, और हम उनको अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको ज़्यादा भी खा सकते हैं अपन, ठीक है। और हम सोने के लिए पागल हो जाते हैं तो हम सोते भी हैं और हमारी नींद बिल्कुल प्लीसेंट हो जाती है, आनंददायक हो जाती है, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरे रहते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रकृति है, नींद आना स्वाभाविक है, तो नींद आएगी तो आराम से सोएंगे, लेकिन वहीं फिर सुबह उठते ही वही भागा दौड़ी, माथा फोड़ी, हाथा जोड़ी, ठीक है, वही काम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति तो अपने गुलामों के प्रति काइंड होती है, बहुत दयालु होती है, वो इतना कष्ट नहीं करती है जितना कि एक व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर करता है। तो बेटा ये किसकी गुलामी के बारे में चल रहा है, नेचर की गुलामी के बारे में चल रहा है कि नेचर क्या करती है अपने गुलामों के साथ में, ठीक है। अगर वह खाने पीने के लिए बाध्य करती है तो वो खाने पीने को आरामदायक बना देती है, वो सोने के लिए बाध्य करती है तो सोने को आरामदायक बना देती है। एंड और firesides and families seem to pleasant to the young that they get married and join building societies to realize their dreams। और फिर ये जो यूथ है, ये यूथ क्या करते हैं, ठीक है, उनकी फैमिली सीम सो प्लीसेंट, तो उनके परिवार भी बहुत ज्यादा आनंददायक दिखाई देते हैं, जो क्या कर लेते हैं, टू द यंग, अपने जवान बच्चों के प्रति उनकी फैमिली
ये भी बहुत ज़्यादा प्लीसेंट, बहुत ज़्यादा आनंददायक दिखाई देती है। दे गेट मैरिड, और ये युवा क्या करते हैं, युवा शादी भी कर लेते हैं। एंड जॉइंट बिल्डिंग सोसाइटीज़, और समाज से जुड़ जाते हैं, समाज को बढ़ाने का काम करते हैं, समाज उत्थान का काम करते हैं, और रियलाइज़ करते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे सपने क्या हो रहे हैं, देयर ड्रीम्स, की हमारे सपने को, अपने सपने साकार हो रहे हैं, तो अपने सपने को रियलाइज़ करने के लिए वे समाज में जुड़ जाते हैं, शादियाँ कर लेते हैं, और उनके परिवार भी खुश रहते हैं। ठीक है। 10 इस प्रकार, इंस्टीड ऑफ रिसेंटिंग आवर नेचुरल वांट्स, इस प्रकार हमें घृणा करने के बजाय, रिसेंटिंग का मतलब होता है फील टू एंग्री, रिसेंटिंग का मतलब क्या होता है, रिसेंटिंग, रिसेंटिंग, दूसरी वोकेबलरी देखो, रिसेंटिंग का मतलब फील टू एंग्री, गुस्सा होना, गुस्सा होना। ठीक है। तो हम इंस्टीड ऑफ का मतलब के बजाय, हम गुस्सा होने के बजाय, किसके प्रति, नेचुरल वांट्स के प्रति गुस्सा होने के बजाय, एज स्लेवरी, जो ये हमारी नेचुरल, जो ये प्रकृति के प्रति ये जो गुलामी है, इस पे गुस्सा होने के बजाय, वी टेक द वी टेक द ग्रेटेस्ट प्लीजर इन देयर सेटिस्फेक्शन, हम बहुत ही ज्यादा आनंद प्राप्त करते हैं इसकी संतुष्टि में, ऐसी चीजों की संतुष्टि में बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त करते हैं, बजाय किसके, बजाय इसके गुस्सा होने के बजाय इन चीजों में बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त करते हैं। वी राइट सेंटिमेंटल सॉन्ग्स, हम समझदारी भरे गाने लिखते हैं, इन प्रेज ऑफ देम, इनकी प्रशंसा में, प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, इनकी प्रशंसा में फिर अच्छे अच्छे गीत लिखने लग जाते हैं। एंड ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब होता है वेगाबोंड, घुमंतु, ट्रैम्प का मतलब क्या होता है, वेगाबोंड, घुमंतु होता है। ठीक है। ट्रैम्प कैन अर्न हिज सपर बाय सिंगिंग होम, और फिर ये जो घुमंतु लोग हैं, ये ट्रैम्प लिखवाई देता हूं, वेगाबोंड बोलते हो घुमक्कड़, घुमक्कड़। ठीक है। तो फिर ये घुमक्कड़ लोग क्या करते हैं कि सेंटिमेंटल सॉन्ग गाते हैं इनकी प्रशंसा में, और अर्न दिस सपर, अपना भोजन, अपना भोजन क्या करते हैं, सफर का मतलब वैसे रात्रि का अंतिम भोजन होता है। ठीक है। तो अपना सफर भोजन तैयार करते हैं गा के, बाय सिंगिंग होम, ये मीठे संगीत गा के, स्वीट होम, मीठे घर के गाने गा के अपना भोजन अर्न कर लेते हैं। तो बेटा ये जो नेचर की स्लेवरी है, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। एज इट इज़ आपको लिखना पड़ेगा, क्या पता ज़्यादा वर्ड्स में अगर लिखने के लिए क्वेश्चंस पूछ ले, अगर छोटे शब्दों में पूछेगा तो इसमें से मोस्ट चीज़ें चुरा के लिख देंगे अपन। लेकिन अगर बाय द वे 100-150 शब्द में क्वेश्चन पूछ लिया, खैर इतना तो नहीं पूछता है, लेकिन कम से कम 60-70 वर्ड में अगर क्वेश्चंस को पूछ लिया, तो फिर हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये पूरा ही पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। देखो, नेचर इज काइंड टू हर स्लेव्स, नेचर अपने गुलामों के प्रति क्या होता है, बिल्कुल काइंड होता है, दयालु होता है। इफ सी फोर्सेज यू टू ईट एंड ड्रिंक, अगर वह तुम्हें बाध्य करता है खाने पीने के लिए, सी मेक ईटिंग एंड ड्रिंकिंग सो प्लीसेंट, तो वह इस खाने पीने को बिल्कुल आरामदायक बना देता है। दैट व्हेन वी कैन अफोर्ड इट, अगर हम इनको अफोर्ड करते हैं, वी ईट एंड ड्रिंक टू मच, तो हम इनको ज़्यादा भी खा सकते हैं। वी मस्ट स्लीप और गो मैड, हम पागल हो जाते हैं सोने के लिए। बट then sleep is so pleasant that we have great difficulty in getting up in the morning, तो हमारी ये नींद बहुत ही ज़्यादा आनंददायक हो जाती है, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो वापस वही समस्याएं, वही डिफ़िकल्टी हमारे सामने होती है। एंड फायर साइड्स एंड फैमिली सेम सो प्लीसेंट, और ये परिवार और ये जो फायर साइड्स, जो
आग के चारों तरफ गर्माहट के लिए जो लोग बैठे रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आनंददायक दिखाई देते हैं। टू द यंग, उन जवान बच्चों के लिए, दैट दे गेट मैरिड, जो शादी कर लेते हैं, एंड जॉइन बिल्डिंग सोसाइटीज, और समाज बढ़ावा का काम करते हैं, समाज को बढ़ावा देने का काम करते हैं, समाज के विकास का काम करते हैं। टू रियलाइज देयर ड्रीम्स, अपने सपनों को महसूस करने के लिए, वी टेक द ग्रेटेस्ट प्लीजर इन देयर सेटिस्फेक्शन, और हम भी बहुत ही ज़्यादा आनंद प्राप्त करते हैं उनकी संतुष्टि में। ठीक है, हम भी ऐसा ही करते हैं, हम भी शादी वादी करके बहुत ही ज़्यादा आनंद प्राप्त करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा प्लीजर प्राप्त करते हैं इनकी सेटिस्फेक्शन का मतलब संतुष्टि में। ठीक है, वी राइट सेंटिमेंटल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ देम। अच्छा, एक लाइन छूट गई है यहाँ से। ठीक है, फिर वो अपने सपनों को क्या करते हैं, रियलाइज कर लेते हैं, इंस्टीड ऑफ रेसेंटिंग द नेचुरल वांट्स, और इन नेचुरल वांट्स के, इन नेचुरल ज़रूरतों को, ये जो प्राकृतिक ज़रूरतें होती हैं, इनसे गुस्सा करने के बजाय हम इनमें क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हो जाते हैं, इनकी संतुष्टि में बहुत ही ज़्यादा आनंददायक हो जाते हैं। वी राइट सेंटिमेंटल सॉन्ग्स इन प्रेस ऑफ देम, और फिर इनकी प्रशंसा में हम बहुत ही अच्छे अच्छे गाने लिखते हैं। एंड ट्रैम्प कैन अर्न द सपर बाई सिंगिंग होम स्वीट होम, और कोई भी घुमंतु व्यक्ति क्या करता है, अपनी जीविका यापन कर लेता है, अपना भोजन पैदा कर लेता है ऐसे गाने गा के। ठीक है, तो यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार देख लो आप इस पैराग्राफ को। तो ये नेचर के बारे में हो गया। अब मैन के बारे में पढ़ेंगे, जो मैन के बारे में गुलामी बताई गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है और पूरा देख लेना है। यहाँ पे इतना टाइम नहीं है बेटा, जल्दी से जल्दी चैप्टर्स को खत्म करवाना है मेरे को। तो जो अभी क्वेश्चन लिखा था मैंने, उस क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिखवाता हूँ उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद रखना है और पैराग्राफ देखते रहना है। किताब आपके साथ में होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी मीनिंग में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो देखते हुए चलना है। आगे देखो, द स्लेवरी ऑफ मैन टू मैन इज द वेरी अपोजिट ऑफ दिस, लेकिन जो गुलामी है एक आदमी के प्रति, वो तो इसके बहुत ही ज्यादा विपरीत है, बिल्कुल ही विपरीत है इसके। ठीक है, तो बेटा जी पहले तो नेचर के बारे में देखा हमने, अब किसके बारे में देखेंगे, स्लेवरी ऑफ मैन टू मैन। अब व्यक्ति के प्रति जो व्यक्ति की गुलामी होती है उसके बारे में देखेंगे। इट इज हेटफुल टू द बॉडी एंड द स्पिरिट, यह हमारे भौतिक शरीर के लिए और हमारी आत्मा के लिए बहुत ही ज्यादा घृणास्पद होती है। ठीक है, हेटफुल होती है, इससे हेट करते हैं अपन, नफरत करते हैं इससे, इतनी खतरनाक होती है ये। देखो नेचर तो काइंड था, अपने दया, अपने गुलामों के प्रति काइंड था, और हमने देखा भी कि अगर वो भोजन वगैरह, नेचर अगर भोजन वगैरह उपलब्ध करवा रही है अपने को, नेचर से अपने को कोई भी चीज़ प्राप्त हो रही है, तो वह उसको बहुत ही ज़्यादा आनंददायक बना देता है। जैसे हम सोने के लिए पागल हो जाते हैं तो हमारी नींद इतनी आनंददायक होती है, लेकिन सुबह उठते ही फिर वही चीज़ें वही डिफिकल्टीज हमारे सामने होती है। लेकिन अब देखो आदमी के प्रति जो आदमी की गुलामी होती है ना, उसके बारे में क्या कह रहा है कवि। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के क्या व्यू है इसके प्रति। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही अपोजिट होती है इसके, नेचर के। अगर नेचर से हम तुलना करें तो उसके तुलना में ये बहुत ही ज्यादा अपोजिट होती है, हेटफुल होती है बॉडी एंड द स्पिरिट। बेटा हर एक सेंटेंस को याद करना पड़ेगा कि ये एज इट इज सेंटेंस याद करना पड़ेगा। इट इज हेटफुल टू द बॉडी एंड द स्पिरिट, यह हमारे भौतिक शरीर, हमारी बॉडी और आत्मा के लिए बिल्कुल ही घृणास्पद है। आवर पोइट्स डू नॉट प्रेस इट, हमारे कवि इसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। प्रेस का मतलब क्या होता है, प्रशंसा। ये अभी पीछे भी आया था शब्द, प्रेस का मतलब प्रशंसा होता है। हमारे कवि, जितने भी कवि हुए हैं, वो इस चीज की प्रशंसा नहीं करते हैं। दे प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना। प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है, घोषणा करना। प्रोक्लेम अच्छी मीनिंग है। घोषणा करना, घोषणा करना। प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है, घोषणा करना। ठीक है, तो दे प्रोक्लेम, दे का मतलब कवि, वो कवि घोषणा करते हैं दैट नो मैन इज गुड इनफ टू बी
अनोदर मैंस मास्टर, कि एक आदमी इतना पर्याप्त नहीं हो सकता, इतना अच्छा नहीं हो सकता है कि वह दूसरे का मास्टर बने, दूसरे का मालिक बने। तो हम बेटा एक व्यक्ति को अगर अपना नौकर बना रहे हैं, उसको गुलाम बना रहे हैं, तो हम भी अच्छे नहीं हैं। तो व्यक्ति को मतलब कवि कहते हैं कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को गुलाम नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ये चीज लिखनी पड़ेगी बेटा जी। दे प्रोक्लेम, वो दावा करते हैं, वो घोषणा करते हैं, दैट नो मैन इज गुड इनफ टू बी अनदर मैंस मास्टर, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मास्टर बन के अच्छा नहीं हो सकता। द लेटेस्ट ऑफ द ग्रेट जेविस, इनमें अभी अभी जो ग्रेट जेविस प्रोफेट्स, पैगंबर, प्रोफेट्स का मतलब क्या होता है? पैगंबर, प्रोफेट्स लिख लो बेटा, प्रोफेट्स का मतलब पैगंबर होता है। प्रोफेट्स, पैगंबर। प्रोफेट्स का मतलब क्या होता है? पैगंबर। ठीक है, तो लेटेस्ट ऑफ द ग्रेट जेविस, यहूदियों की जो पैगंबर है, अभी अभी जो यहूदियों के पैगंबर है, ए जेंटलमैन नेम्ड मार्क्स, याद रख लेना ये नाम, जिनका नाम भी दे रखा है, जेंटलमैन नेम्ड मार्क्स। अब ये मार्क्स भाई साहब क्या कहते हैं, देखो, स्पेंट हिज लाइफ इन प्रूविंग दैट, इन्होंने ये प्रूव करने में, ये प्रमाणित करने में अपना जीवन बिता दिया, देर इज नो extremity of selfish cruelty at which the slavery of man to man will stop if it not stopped by law। इन्होंने अपना पूरा जीवन इस चीज का दावा करने में बिता दिया, इस चीज को प्रूव करने में बिता दिया कि एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी लिखो, एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी का मतलब होता है पराकाष्ठा, सीमा मान सकते हो, पराकाष्ठा। ठीक है, एक्सट्रीमिटी का मतलब क्या होता है? पराकाष्ठा। तो देर इज नो एक्सट्रीमिटी ऑफ सेल्फिश क्रुएल्टी, ये जो सेल्फिश क्रुएल्टी है, सेल्फिश का मतलब, सेल्फिश का मतलब खुद से संबंधित, और क्रुएल्टी का मतलब क्रूरता, ये जो खुद की क्रूरता है, एट विच द स्लेवरी ऑफ मैन टू मैन विल स्टॉप, ये तो खत्म ही नहीं होगी, इफ इट बी नॉट स्टॉप्ड बाय द लॉ, जब तक कि कोई कानून द्वारा, कोई नियम द्वारा इसको समाप्त नहीं कर दिया जाए, तब तक कि ये सेल्फिश क्रुएल्टी स्टॉप होने वाली नहीं है। इसको रोका ही नहीं जा सकता। अपना पूरा जीवन बिता दिया इन्होंने। अलग से बॉक्स बना रहा हूँ, अलग से बॉक्स बना रहा हूँ, रेड कलर का बॉक्स बना रहा हूँ, ये मार्क्स का नाम ध्यान रख लेना। किसका? मार्क्स का। इन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया है इस चीज को प्रूव करने में। किस चीज को प्रूव करने में? ठीक है, चलो ये हरा वाला ले लेता हूँ, हरा वाला। ठीक है, स्पेंट हिज लाइफ इन प्रूविंग दैट, इस चीज को प्रूव करने में अपना पूरा जीवन, हरा वाला तो दिख ही नहीं रहा, तो कौन सा दिखेगा? पीला वाला दिख जाएगा। प्रूविंग दैट देर इज नो एक्सट्रीमिटी, कोई पराकाष्ठा ही नहीं है इस चीज की, ऑफ सेल्फिश क्रुएलिटी, मार्क्स बराबर सेल्फिश क्रुएलिटी, मार्क्स बराबर सेल्फिश क्रुएलिटी, मार्क्स बराबर सेल्फिश क्रुएलिटी, ये चीज याद रख लेना। एक्सट्रीमिटी ऑफ सेल्फिश क्रुएलिटी एट विच, जिसके अंदर द स्लेवरी ऑफ ए मैन टू मैन विल स्टॉप, जिसमें एक व्यक्ति की व्यक्ति के प्रति जो गुलामी है वो रुक नहीं सकेगी, इफ इट विल नॉट स्टॉप्ड बाई लॉ, जब तक कि इसको किसके नियमों के द्वारा समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक ये रुकने वाली नहीं है। इसकी कोई पराकाष्ठा ही नहीं है। लोग एक दूसरे को गुलाम बनाएंगे, एक दूसरे पे स्लेवरी, एक दूसरे पे जिम्मेदारियां थोपेंगे। तो मार्क्स भाई साहब बराबर सेल्फिश क्रुएल्टी। मार्क्स ने क्या कहा कि सेल्फिश क्रुएल्टी की कोई सीमा ही नहीं है, जब तक कि नियम कानून कायदे बनाकर इसको नहीं रोका जाए तब तक ये रुकने वाली नहीं है। ये मार्क्स भाई साहब का कहना था। और मार्क्स भाई साहब क्या थे? ये जेविस प्रोफेट थे, जेविस के पैगंबर थे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। यू कैन सी फॉर योर सेल्फ, तुम अपने आप से देख सकते हो।
that it produced a state of continual civil war। यह एक युद्ध को, लगातार चलने वाले युद्ध को, तुम अपने आप से देख सकते हो ये चीजें कि ये एक लगातार चलने वाले युद्ध को क्या कर देती है, शुरू कर देती है। कॉन्टिन्यूअल वार, एक लगातार चलने वाला युद्ध शुरू हो जाता है। कॉल्ड द क्लास वार, जिसको हम वर्ग युद्ध कहते हैं, कि ये मेरा, ये तेरा, इस तरीके के युद्ध को क्या कर देती है ये चीजें, इस तरीके के युद्ध को शुरू कर देती है। बिटवीन, किन किन के बीच में, द स्लेव्स एंड देयर मास्टर्स, गुलामों के और उनके मालिकों के बीच में ये क्या कर देती है, युद्ध को शुरू कर देती है। मार्क्स भाई साहब की चीज क्या हो रही है, सत्य हो रही है। मार्क्स बराबर सेल्फिश क्रुएल्टी, मार्क्स बराबर सेल्फिश क्रुएल्टी, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज को शुरू कर देती है, सिविल वार को शुरू कर देती है, जिसे हम क्लास वॉर कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पढ़ा करो बेटा। अब हिंदी तो हर चीज़ की हिंदी बताना कोई ज़रूरी नहीं है, आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। इसलिए हर चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ को अंग्रेजी में पढ़ना होगा, कंपल्सन है बेटा, ठीक है। मस्ट, मस्ट का प्रयोग कर सकते हो आप। स्लेव एंड देयर मास्टर्स, तो अपने मास्टर के और गुलामों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। ऑर्गेनाइज्ड एज द ट्रेड यूनियन ऑन वन साइड, एक साइड तो व्यापारिक संघ होता है, ट्रेड यूनियन होता है, ठीक है। जिस जो ऑर्गेनाइज कर लेता है, अपना खुद का संगठन बना लेते हैं, ये व्यापारी, तो एक तरफ तो व्यापारी हो जाते हैं। एंड अनएम्प्लॉयर्स फेडरेशंस, फेडरेशन का मतलब भी संगठन होता है, ठीक है। और बेरोजगारों का समूह हो जाता है एम्प्लॉयर, रोज वो जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनका संगठन हो जाता है ऑन द अदर, दूसरी तरफ। एक तरफ तो ट्रेड यूनियन हो जाता है और एक तरफ एम्प्लॉयर्स फेडरेशन हो जाता है। सेंट थॉमस मोर वू हैज जस्ट कैनोनाइज्ड, अभी अभी संत बने भाई साहब, कैनोनाइज्ड, लिखो। कैनोनाइज्ड का मतलब होता है संत की उपाधि। इनको संत की उपाधि मिली है, ठीक है। कैनोनाइज्ड का मतलब क्या होता है, संत की उपाधि। काफी यहाँ पे, ठीक है, कैनोनाइज्ड। अब देखो दूसरे फिर आ रहे हैं, थॉमस मोर, अंडरलाइन कर लेना इस चीज को, थॉमस मोर, थॉमस मोर, जो कि अभी अभी क्या बने, संत बने। तो बेटा जी देखो, ये जो मार्क्स भाई साहब थे, मार्क्स भाई साहब के बराबर आपको किसको रखना है, सेल्फिश क्रुएल्टी को। ये इन्होंने अपना पूरा जीवन खत्म कर दिया था इस चीज को प्रूव करने में कि वास्तव में जो सेल्फिश क्रुएल्टी होती है, इसकी कोई पराकाष्ठा नहीं होती है। जब तक कि कोई नियम कानून कायदे बना के इसको नहीं रोका जाए, तब तक ये रुकती नहीं है। और ये चीज सिविल वार को शुरू कर देती है, जो किन किन के मध्य होता है, ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयज के बीच में होता है। एक तरफ तो ट्रेड यूनियन अपना संगठन बना लेते हैं, एक तरफ कर्मचारी अपना संगठन बना लेते हैं, ठीक है। और फिर थॉमस मोर आते हैं, जिनको अभी अभी संत की उपाधि मिली है। हेल्ड वाट वी साल नेवर हैव ए पीसफुल स्टेबल सोसाइटी, हम तब तक एक शांत, पीसफुल का मतलब शांत, स्टेबल का मतलब स्थिर, शांत और स्थिर समाज नहीं बना सकते जब तक दिस स्ट्रगल इज एंडेड बाय द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी ऑल टुगेदर, जब तक हम अपने ये जो संघर्ष, स्ट्रगल का मतलब क्या होता है, संघर्ष, ये जो संघर्ष को समाप्त नहीं कर देते हैं। एबोलिशन का मतलब समाप्त कर देना, एबोलिशन, लिखो। एबोलिशन का मतलब समाप्त करना। तो देखो बेटा, देखो थॉमस मोर क्या कहते हैं, जिनको अभी अभी किसकी उपाधि मिली है, संत की उपाधि मिली है। हेल्ड दैट वी शाल नेवर हैव ए पीसफुल एंड स्टेबल सोसाइटी। तो थॉमस मोर बराबर आपको पीसफुल, ये शब्द में अंडरलाइन करने जा रहा हूं, इनको आप याद रखेंगे, पीसफुल एंड स्टेबल
सोसाइटी। तो बेटा उसके बराबर देखो, मार्क्स के बराबर तो सेल्फिश क्रुएल्टी रख लिया हमने, और थॉमस मोर के बराबर पीसफुल एंड स्टेबल सोसाइटी रख रहे हैं। ठीक है, तो इनका कहना है कि हम एक शांत और स्थिर समाज तब तक नहीं बना सकते जब तक ये जो संघर्ष है किसका, गुलामी का, हम आपस में गुलाम बनाते रहते हैं। इस संघर्ष को जब तक हमारे द्वारा समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक हम एक शांत और एक स्थिर समाज नहीं बना सकते। ये थॉमस मोर का कहना है। तो थॉमस मोर इक्वल टू पीसफुल एंड स्टेबल सोसाइटी। थॉमस मोर इक्वल टू पीसफुल एंड स्टेबल सोसाइटी, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, ये किसकी स्लेवरी पढ़ रहे हैं हम, मैन टू मैन की स्लेवरी पढ़ रहे हैं। एंड और आगे देखो आगे क्या होता है, और एंड द कंपल्सन ऑफ एवरीवन, और सभी पे ये बाध्यता होनी चाहिए। कंपल्सन का मतलब बाध्यता, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको मिटा के, एक बार आप देख लो इसको। थॉमस मोर और मार्क्स ने क्या क्या बोला था, और ये जो मैन टू मैन की स्लेवरी है इसके विपक्ष में कोई भी नहीं है बेटा। ये बॉडी और स्पिरिचुअल दोनों के लिए क्या होती है, हेल्पफुल होती है। तो हमारे पोइट्स भी इसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, और वह दावा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी का मालिक बन के अच्छा नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये थॉमस मोर वाला हो गया पीसफुल एंड स्टेबल सोसाइटी, और मार्क्स वाला हो गया सेल्फिश क्रुएल्टी। कहाँ पे है सेल्फिश क्रुएल्टी, ये रही सेल्फिश क्रुएल्टी, जस्ट इसके नीचे हैं। ये बॉक्स अभी भी बने हुए हैं, इन बॉक्सों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बेटा थॉमस मोर और मार्क्स, दो पोइट्स का नाम पढ़ा यहाँ पे हमने। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया है, यहाँ तक हमने क्या कर लिया है, देख लिया है। कहाँ तक देख लिया हमने, थॉमस मोर वाला देख लिया, स्लेवरी ऑल टुगेदर तक देख लिया हमने, यहाँ तक देख लिया। अब आगे देखते हैं, आगे देखो। एंड द कंपल्सन ऑफ एवरीवन टू डू हिज शेयर ऑफ द वर्ल्ड्स वर्क विथ हिज ऑन हैंड्स एंड ब्रेन्स, और सब पे ये बाध्यता होनी चाहिए। देखो हमारे जॉर्ज बर्नार्ड शो कह रहे हैं कि सब पे ये बाध्यता होनी चाहिए। क्या बाध्यता, कंपल्सन का मतलब क्या होता है, बाध्यता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज जरूरी होनी चाहिए। एवरीवन सबके लिए, टू डू हिज शेयर ऑफ द वर्ल्ड्स वर्क, जो संसार का अपने हिस्से का जो काम है, विथ हिज ऑन हैंड्स, वह अपने हाथों से करे, एंड ब्रेन्स या फिर अपनी बुद्धि से करे, लेकिन दूसरे के ऊपर ना थोपे। ये कहना है, ठीक है, कि अपने हिस्से का काम खुद करे, दूसरे के ऊपर ना थोपे। एंड नॉट टू डू अटेम्प्ट टू पुट इट ऑन एवरीवन्स एल्स, पुट ऑन का मतलब किसी दूसरे पे डालना, और यह भी कोशिश ना करे कि इसको हम किसी दूसरे के ऊपर डाल दे। अपने आप से करो, या तो अपनी बुद्धि से करो या अपने हाथों से करो, तो गुलामी वाली कोई बात ही नहीं रहेगी, फिर लोग सब स्वतंत्र हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। तो बेटा दोनों में मैन डिफरेंस मैंने बता दिया है, और ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेटा मेरा मन कह रहा है कि ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि व्हाट इज़ द मैन डिफरेंस बिटवीन द जो नेचर की स्लेवरी है और ये जो मैन टू मैन की जो स्लेवरी है, उसमें क्या मैन डिफरेंस है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको लिखना पड़ेगा। थॉमस मोर और मार्क्स के बारे में हमने पढ़ा, जो कि क्या करते हैं, इसकी प्रेस नहीं करते हैं। जो आदमी के प्रति जो गुलामी होती है, उस गुलामी की क्या नहीं करते हैं, ये प्रशंसा नहीं करते हैं। इसको हेटफुल बताया इन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने लिखनी पड़ेगी। नेचर तो काइंड होती है अपने गुलामों के प्रति, वो पहले देख चुके हैं, पहले वाले पैराग्राफ में देख चुके हैं, और दूसरे वाले पैराग्राफ में आदमी के प्रति गुलामी देख चुके हैं।
तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस आप लिख के आओगे, इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। नेचुरली द मास्टर क्लास, प्राकृतिक रूप से ये जो मालिक वर्ग है, थ्रू इट्स पार्लियामेंट, अपनी संसद के जरिए, संसद का मतलब अपने संगठन के जरिए, एंड स्कूल्स या फिर अपनी स्कूल्स के जरिए, अपने संगठनों के जरिए, एंड न्यूज़पेपर या न्यूज़पेपर समाचार पत्रों के जरिए, मैक्स द मोस्ट डेस्पेरेट एफर्ट, ये निराशाजनक कार्य करते हैं। डेस्पेरेट का मतलब होता है निराशाजनक, डेस्पेरेट का मतलब क्या होता है? निराशाजनक। डेस्पेरेट का मतलब क्या होता है? निराशाजनक। तो ये देखो, ये जो मालिक वर्ग के लिए कह रहे हैं, ये मालिक वर्ग के लिए कह रहे हैं, अपने जॉर्ज बर्नार्ड शो किसके लिए कह रहे हैं? मालिक वर्ग के लिए करते हैं, कह रहे हैं कि किसके जरिए? या तो अपनी पार्लियामेंट के जरिए, या अपनी स्कूल्स, अपने समाज के जरिए, या फिर न्यूज़पेपर समाचार पत्रों के जरिए मोस्ट भयानक निराशाजनक कार्य करते हैं। टू प्रिवेंट अस फ्रॉम, टू प्रिवेंट अस फ्रॉम, हमारे को रोकते हैं, टू प्रिवेंट अस, हमारे को रोकते हैं, फ्रॉम रियलाइजिंग आवर स्लेवरी, कि हम हमारी गुलामी को ना पहचान ले। ये मालिक वर्ग क्या करते हैं? डेस्पेरेट काम करते हैं, किसके जरिए? या तो अपनी पार्लियामेंट के जरिए, या स्कूल्स के जरिए, या न्यूज़पेपर्स के जरिए। और डेस्पेरेट ये एक निराशाजनक काम करते हैं, हमारे को रोकते हैं कि हम हमारी गुलामी को ना पहचान ले। अगर हमने हमारी गुलामी को पहचान लिया तो इनको गुलाम नहीं बनेंगे, हम अपना काम खुद ही करेंगे, गुलाम क्यों बनेंगे? तो ये ऐसा निराशाजनक काम करते हैं कि हम हमारी गुलामी को भी नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, रोकते हैं हमारी को हमारी स्लेवरी पहचानने से। फ्रॉम और अर्लीस्ट ईयर्स, हमारे अर्लीस्ट शुरुआती सालों में, कहने का मतलब पुराने दिनों में, वी आर टॉच, हमारे शुरुआती सालों में, हमारे जो पुराने दिन हैं, जो शुरुआती दिन हैं, उनमें हमारे को सिखाया गया है, पढ़ाया गया है हमारे को। वी आर टॉच, देखो बेटा, इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब पेशिव वॉइस है। वी आर टॉच दैट आवर कंट्री इज द लैंड ऑफ द फ्री, कि हमारा जो देश है वो एक स्वतंत्र देश है, हमने इस देश को फ्री करवाया है, ये सिखाया गया है हमारे को। किस प्रकार से फ्री करवाया है? एंड दैट आवर फ्रीडम वाज वॉन फॉर अस, और हमारी स्वतंत्रता हमारे द्वारा ही जीती गई है। ये चीजें हमारे को सिखाई गई है कि हमारी स्वतंत्रता हमारे द्वारा ही जीती गई है। बाई और फॉर फादर्स, हमारे पूर्वजों द्वारा जीती गई है। वेन दे मेड किंग जॉन साइन मैग्ना कार्टा, जब उन्होंने किंग जॉन से किस पे साइन करवाई थी? अंडरलाइन बेटा, अंडरलाइन, किस पे साइन करवाए थे? मैग्ना कार्टा। किस पे साइन करवाई थी बेटा? मैग्ना कार्टा। हर किसी के पास अगर पॉलिटी है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये आपके लिए क्वेश्चन रहा। अगर आपको आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको आता है तो ये चीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखनी है कि भारत के संविधान में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो उन्होंने, तो हमारे को बेटा ये सिखाया गया है, शुरुआती दिनों में ये सिखाया गया है कि ये देश फ्री है, ये स्वतंत्र देश है, और ये स्वतंत्रता हमारे द्वारा ही जीती गई है, हमारे पूर्वजों के द्वारा जीती गई है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने किससे साइन करवाई थी? मैग्ना कार्टा के ऊपर जॉन किंग से साइन करवाए थे। आल्सो स्पेट कार्टा, जिसे हम कार्टा भी कहते हैं। वेन दे डिफीटेड द स्पेनिश अरमाड़ा, जब उन्होंने डिफीट किया था, हराया था, किसको? स्पेनिश अरमाड़ा को हराया था। वेन दे कट ऑफ द किंग चार्ल्स हेड, जब उन्होंने किंग चार्ल्स का हेड उड़ा दिया था बेटा, हेड को कट कर दिया था। वेन दे मेड किंग विलियम एक्सेप्ट द बिल ऑफ राइट्स, और जब उन्होंने किंग विलियम से अधिकारों का पत्र साइन करवाया था, एक्सेप्ट करवा लिया था, उसको स्वीकार करवा लिया था, तो हमने ही इस स्वतंत्रता को जीता है। ऐसे हमारी शुरुआती दिनों में हमारे को सिखाया गया है कि हमारे फोर फादर्स, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है। किंग जॉन से मैग्ना कार्टा पे साइन करवाए उन्होंने, और स्पेनिश अरमाड़ा को हराया उन्होंने, किंग चार्ल्स का सिर धड़ से अलग कर दिया उन्होंने, और किंग विलियम से एक्सेप्ट करवाया था बिल ऑफ राइट्स, अधिकारों का पत्र क्या करवाया था? साइन करवाया था, एक्सेप्ट करवाया था। वेन दे वेन दे
इशूड एंड मेड गुड द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और जब उन्होंने अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की थी, ठीक है, कि आज इंडिपेंडेंस हो चुका है अमेरिका। दे व्हेन दे वॉन द बैटल्स ऑफ वाटरलू, जब उन्होंने वाटरलू का युद्ध जीता था। किसका युद्ध जीता था बेटा? वाटरलू का युद्ध जीता था। तो अभी यहाँ से एक क्वेश्चन बनाऊंगा मैं। इससे पहले तो हमने जो नेचर और मैन के प्रति जो गुलामी थी वो देखा था, हमने उस क्वेश्चन को देखा था, लेकिन अब इससे एक क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको याद रखना है, और इसमें फोर फादर्स के बारे में ये चीज़ें ज़रूर याद रखनी है, क्या क्या किया था हमारे फोर फादर्स ने, हमारे पूर्वजों ने, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अनुसार, ठीक है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अनुसार हमारे को कैसे भ्रमित किया गया है, कैसे हमारे को गुलाम बनाया गया था, और किस तरीके से अभी भी गुलाम बना रहे हैं, हमारे को क्या सिखाते हैं, वो चीज़ के बारे में हम क्वेश्चन देखेंगे। पहले उससे पहले आप इस पैराग्राफ को ध्यान से देखो, ठीक है। तो दे वॉन द बैटल्स ऑफ वाटरलू, जब उन्होंने किसका युद्ध जीत, किसका वाटरलू बैटल, बैटल का मतलब वार, युद्ध, ठीक है, तब उन्होंने वाटरलू का युद्ध जीत लिया था। ट्रेफगलर का युद्ध जीत लिया था ऑन द प्लेइंग फील्ड्स, उन मैदानों में उन्होंने ये युद्ध जीते थे। ऑफ इटोन, इटोन के मैदानों में, याद रखना ये चीज कि हमारे को सिखाया गया है कि हमारे पूर्वज इटोन के मैदानों में ट्रेफगलर और वाटरलू का युद्ध जीत लिया था। एंड वेन, और जब, ओनली द अदर डे, और जब दूसरे ही दिन, दे क्वाइट अनइंटेंशनली चेंज्ड द जर्मन, ऑस्ट्रियन, रशियन एंड ऑटोमन एम्पायर्स इनटू रिपब्लिक्स, और अगले ही दिन उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना विचारे चेंज कर दिया था। ये देशों के नाम दे रखे हैं बेटा। जर्मनी, कौन कौन से देशों को? जर्मनी को, ऑस्ट्रिया को, रशिया को और ऑटोमन को, किसमें? रिपब्लिक में चेंज कर दिया था उन्होंने। ये चीज़ें हमारे को क्या की गई है? सिखाई गई है। ये चीज़ें हमारे को सिखाई गई है। ये चीज़ें हमारे को सिखाई गई है कि उन्होंने, ये देशों के नाम भी याद रख लेना, और इनको अगर अच्छे तरीके से लिख दोगे बेटा तो चार चांद लग जाएंगे हमारी राइटिंग में, ठीक है। और वैसे लिखना ही है बेटा, क्वेश्चन बनेगा तो हमारे को लिखना ही है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, लिखना ही पड़ेगा हमारे को, ठीक है। तो ये चीज़ें उन्होंने की थी। व्हेन वी ग्रूम्बल्ड, जब हम इसके बारे में शिकायत करते हैं, ग्रूम्बल का मतलब क्या होता है? शिकायत करना। वी आर टोल्ड देट, तो हमें बताया जाता है। ग्रूमल का मतलब लिख लेना, अब ये मीनिंग नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, अरे लिख लो रे तुम तो, मैं विश्वास नहीं करूँगा। ग्रूमल, मेरे ऊपर दोष नहीं होना चाहिए। शिकायत, ग्रूमल का मतलब क्या होता है? शिकायत। वेन वी ग्रूमल, जब हम शिकायत करते हैं, वी आर टोल्ड देट, तो हमें बताया जाता है। क्या बताया जाता है? ऑल और माइजरीज, हमारी ये जितनी भी विपदाएं हैं, आर ऑन डूइंग, ये हमारे कार्य के लिए ही है। तो हम कभी अगर इन चीज़ों की शिकायत भी करते हैं तो वो हमें सिखाते हैं कि ये तो आपके किए का ही परिणाम है। वी हैव द वोट, क्योंकि हमारे पास क्या है? वोट है। कल के क्वेश्चन का उत्तर आज भी मिल रहा है हमारे को। इसे कहते हैं प्योर स्टडी। और इसी तरीके से छांट के करना है कि हमारे को, जब हम इन चीज़ों के प्रति, इन सरकारों के प्रति, इनके प्रति, और ये जो सिखाने वाले हैं इनके प्रति कोई शिकायत भी करते हैं, तो ये हमें केवल एक हवाला देता है कि आपके किए का ही परिणाम है, क्योंकि आपने वोट दिया था। वोट दिया था इसका मतलब गुलाम बनाओगी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के व्यू है, दिस इज नॉट माई व्यू, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या है? वोट है। वेन वी से वाट गुड इज द वोट, जब हम कहते हैं कि क्या अच्छा है इस वोट में, क्या अच्छा किया इस वोट ने हमारे लिए, जब हम ये कहते हैं,
वी आर टोल्ड देट, तो हमें बताया जाता है, वी हैव द फैक्ट्री एक्ट्स, तुम्हारे पास औद्योगिक एक्ट्स, फैक्ट्री एक्ट्स है, फैक्ट्रियों के नियम कानून कायदे हैं, एंड द वेजेज बोर्ड, और तुम्हारे पास वेजेज बोर्ड है, तुम्हारे लिए अलग से वेजेज बोर्ड बनाया गया है, वेतन बोर्ड बनाया गया है, एंड फ्री एजुकेशन, तुम्हारे लिए फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं हम। ये चीज़ें कहते हैं वो, कि हम पूछते हैं कि बोट में ऐसा क्या है कि आप हमें गुलाम बनाओगे, बोट में ऐसा है क्या कि आप हर बार आते हो और यही हवाला देते हो कि आपके पास बोट है, ये आपके किए का परिणाम है, आप खुद गुलाम बन रहे हो क्योंकि आपके पास बोट है। तो हम पूछते तो हम ये कहते हैं कि आपके पास फैक्ट्री एक्ट्स है, आपके पास वेजेज बोर्ड्स हैं, आपके पास फ्री एजुकेशन है, एंड द न्यू डील एंड डॉल, तुम्हारे पास करने के लिए नए नए कार्य हैं। न्यू डील एंड डॉल का मतलब करने के लिए नए नए कार्य हैं। एंड वाट मोर कुड एनी रीजनेबल मैन आस्क फॉर, आस्क फॉर, आस्क फॉर, कल करवा दी थी आस्क फॉर की, नहीं करवाऊंगा आज, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। वाट मोर कुड एनी रीजनेबल मैन, और एक तार्किक मैन को इससे ज्यादा क्या मांग है, क्या चाहिए, और एक तार्किक व्यक्ति को, एक समझदार व्यक्ति को इससे ज्यादा क्या चाहिए, ये हवाला दे देते हैं। वी आर रिमाइंडेड, हमें याद दिलाया जाता है, दैट द रिच आर टैक्स्ड, कि ये जो अमीर लोग हैं ये टैक्स देते हैं, एक क्वार्टर या तो एक चौथाई, थर्ड या फिर एक तिहाई, इवन हाफ या फिर आधा, मोर ऑफ देयर इनकम्स, या फिर आधे से भी ज़्यादा अपनी आय का टैक्स के रूप में भरते हैं। अमीरों के लिए ये हवाला देते हैं कि ये तो टैक्स देते हैं, देखो गरीबों का क्या फिर। बट द पुअर्स आर नेवर रिमाइंडेड, लेकिन गरीबों को कभी भी याद नहीं दिलाया जाता है, दैट दे हैव टू पे, कि उन्हें चुकाना पड़ता है, दैट मच ऑफ देयर वेजेज, उनकी मजदूरी का बहुत ज़्यादा हिस्सा चुकाना पड़ता है, रेंट इन एडिशन टू हैविंग टू वर्क टूवाइज एज लॉन्ग एवरी डे, कि वह दिन में दोगुने से ज़्यादा कार्य करके अपनी रेंट को चुकाते हैं, अपनी वेजेज, अपनी वेतन के आधे से भी ज़्यादा हिस्सा, मतलब बहुत ज़्यादा हिस्सा तो रेंट में ही निकाल देते हैं। दे वुड नीड इफ़ दे वर फ्री, और ये चीज़ उन्हें करनी ही होगी अगर उन्हें स्वतंत्र रहना है, अगर उन्हें फ्री रहना है तो ये चीज़ करनी होगी। गरीबों के लिए ये बोल देते हैं, अमीरों के लिए तो कहते हैं कि साहब वो या तो एक चौथाई, एक तीसरा, या आधे से भी ज़्यादा टैक्स के रूप में देते हैं, और गरीबों को कभी भी ये चीज़ याद नहीं दिलाई जाती है कि वह अपनी मजदूरी का ज़्यादातर हिस्सा रेंट के रूप में दे देता है, जिसको उसने दिन में दोगुना से ज़्यादा मेहनत करके प्राप्त किया है। और फिर ये कह देते हैं कि अगर उन्हें फ्री रहना है तो ये तो करना ही होगा। ठीक है, एक बार देखो इसको, इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देगा बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है आपके पास। ठीक है, तो ये गरीबों और अमीरों वाली बात हो गई, मिटाता हूँ इसको और चलते हैं आगे, आगे देखेंगे अब आगे क्या होता है। आगे देखो, वेन एवर फेमस राइटर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस इम्पोस्चर, इम्पोस्चर का मतलब होता है छदम वेश, छदम वेश, ठीक है, इम्पोस्टर का मतलब क्या हो गया, छदम वेश। वेन एवर फेमस राइटर्स, जब कभी भी कोई प्रसिद्ध
राइटर लेखक प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनके विरुद्ध विद्रोह करता है, प्रोटेस्ट करता है, दिस इम्पोस्चर इस छद्मवेश के विरुद्ध जब कभी भी कोई प्रसिद्ध लेखक विद्रोह करता है, से वोल्टेयर से वोल्टेयर एंड रूसो, जैसा कि वोल्टेयर और रूसो करते हैं, एंड टॉम पेन और टॉम पेन इन द 18th सेंचुरी कि 8वीं शताब्दी में। ये याद रख लेना बेटा इसके खिलाफ कि कौन कौन से कवियों ने विद्रोह किया था, ठीक है, कौन कौन से राइटर्स ने विद्रोह किया था। तो बेटा वोल्टेयर और रूसो और टॉम पेन ने 18वीं शताब्दी में किया था, 18th सेंचुरी। और कोबेट एंड सेले, कार्ल मार्क्स एंड लास्ले इन द 19th सेंचुरी। और ये जो कोबेट, सेले, कार्ल मार्क्स और लास्ले इन्होंने 19वीं सदी में किया था। और लेनिन एंड ट्रोटास्की ट्रोटास्की इन द 20th सेंचुरी, और 20वीं सदी में लेनिन और ट्रोटास्की ने किया था। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है, याद रखना है, इसका मतलब रखना है 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में कौन कौन से लेखकों ने विद्रोह किया था, प्रोटेस्ट किया था इनके विरुद्ध में, इस गुलामी के विरुद्ध में। यू आर टोस्ट, तो फिर तुम्हारे को सिखाया जाता है दैट दे आर एथिस्ट, कि ये तो क्या है, एथिस्ट है, नास्तिक है। एथिस्ट, एथिस्ट का मतलब नास्तिक, इंपॉर्टेंट है। एथिस्ट का मतलब नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता है। तो उनके बारे में हमारे को ऐसे बोल दिया जाता है कि ये तो एथिस्ट है। क्या है, एथिस्ट है, ये तो एथिस्ट है। एंड लिबर्टीनेस, लिबर्टीनेस का मतलब होता है कैरेक्टरलेस, और इनको कैरेक्टरलेस बता दिया जाता है। शब्द ध्यान रखना। लिबर्टीनेस का मतलब कैरेक्टरलेस, इसका मतलब चरित्रहीन। ये तो चरित्रहीन है, इनको तो नास्तिक और चरित्रहीन बता दिया जाता है। क्या बता दिया जाता है, नास्तिक और चरित्रहीन बता दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को फिर सिखाया जाता है हमें। ये लोगों ने बेटा कोशिश की इस चीज के खिलाफ, 18वीं शताब्दी में इन्होंने की, 19वीं में इन्होंने की, 20वीं में इन्होंने की। ये राइटर्स के नाम ध्यान रखने हैं। तो हमें फिर सिखाया जाता है कि ये तो एथिस्ट, नास्तिक है, और लिबर्टीनेस हैं, कैरेक्टरलेस हैं, मर्डरर्स, हत्यारे हैं, एंड स्काउंड्रल्स। स्काउंड्रल्स का मतलब होता है दुष्ट, स्काउंड्रल्स। स्काउंड्रल्स का मतलब दुष्ट, ये तो दुष्ट लोग हैं। तो फिर हमें सिखाया जाता है कि ये तो मर्डरर्स हैं, ये तो हत्यारे हैं, और ये क्या है, स्काउंड्रेल्स है। एंड ऑफन इट इज मेड ए क्रिमिनल ऑफेंस और टू बाई और सेल देयर बुक्स, और इनकी जो किताबें हैं इनको खरीदना बेचना क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया जाता है। देखो कितना, मतलब समाज में क्या, अब जो जॉर्ज बर्नार्ड शो के विचार देखो कितने उच्च विचार है। ये कहते हैं कि जब ये लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं 18वीं शताब्दी में, जैसे इन्होंने बताया कि इन लोगों ने किया, 19वीं में इनने किया और 20वीं में इन लोगों ने किया, तो फिर इनको एथिस्ट बता दिया जाता है, या फिर चरित्रहीन बता दिया जाता है, या फिर इनको दुष्ट बता दिया जाता है, और यहाँ तक कि इनकी किताबों को बेचना और खरीदना एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया जाता है, कि ये तो गैर कानूनी है, ये तो आपराधिक है। आपराधिक चीजें बना दी जाती हैं इन चीजों को, ठीक है। इफ देयर डिसिपल्स, अगर इनके कोई शिष्य मेक ए रिवोल्यूशन, कोई क्रांति करते हैं, इंग्लैंड इमीडिएटली, तो इंग्लैंड तुरंत ही मैक्स वार ऑन देम, इनके ऊपर एक युद्ध छेड़ देती है। ठीक है, इनके शिष्य अगर कोई क्रांति करते हैं तो इनके ऊपर तुरंत ही इंग्लैंड क्या कर देती है, क्रांति, वो वार छेड़ देती है, युद्ध छेड़ देती है। एंड लैंड्स मनी टू द
अदर पावर्स, और दूसरी शक्तियों को क्या देती है, धन देती है, दूसरी शक्तियों को धन देती है, टू ज्वाइन हर, कि इसको ज्वाइन करे, एंड फोर्सिंग द रिवॉल्यूशंस, और बाध्य करे इन रिवॉल्यूशंस, इन क्रांतिकारियों को, रिस्टोर द स्लेव्स ऑर्डर, रिस्टोर का मतलब पुनः इस गुलामी को ये वापस प्राप्त कर ले, इसलिए दूसरी शक्तियों से जुड़ के उनको फोर्स कर देती है और वापस उनको गुलामी में जकड़ लेती है। वेन दिस कॉम्बिनेशन वाज सक्सेसफुल, और जब ये कॉम्बिनेशन, ये दोनों का जुड़ना, ये कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल हो जाता है एट वाटरलू, जैसे कि वाटरलू में हुआ था, द विक्ट्री वाज एडवर्टाइज, तो इस विजय का विज्ञापन किया जाता है, अनोदर ट्रिम्फ फॉर ब्रिटिश फ्रीडम, कि ये एक दूसरी जीत हो गई है, ब्रिटिश स्वतंत्रता की दूसरी जीत हो गई है, जबकि वो जीत नहीं है, आपने तो गुलाम बना लिया उनको। ठीक है, जैसे ही कोई इनके शिष्य ये क्रांति लाने की कोशिश करते हैं तो इनके ऊपर ही युद्ध छेड़ दिया जाता है, दूसरी शक्तियों को पैसा देके उसमें शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, और इस गुलामी को रेगुलेट करने लग जाते हैं, इस गुलामी को आगे बढ़ाने लग जाते हैं, इस गुलामी को रिस्टोर कर लेते हैं, पुनः प्राप्त कर लेते हैं, और जैसा ये काम सफल हो जाता है, ये कॉम्बिनेशन सफल हो जाता है, तो ये फिर प्रचार करने लग जाते हैं कि साहब ब्रिटिश की एक दूसरी विजय, फ्रीडम की दूसरी विजय हो गई है। ठीक है, एंड द ब्रिटिश वेज स्लेव्स, और जो ब्रिटेन के जो वेतनिक गुलाम हैं, इंस्टीड ऑफ गोइंग इनटू मॉर्निंग, मॉर्निंग, ये मॉर्निंग वाला नहीं है, मॉर्निंग वाला नहीं है बेटा, ये देख स्लाइड भर गई बेटा, यहाँ पे कर रहा हूँ 15 नंबर, ये वाला है बेटा, ये मॉर्निंग का मतलब होता है दुख, क्या होता है, दुख। तो ये मॉर्निंग करने के बजाय, ये जो गुलाम है, जो वेतनिक गुलाम है, ये दुख प्रकट करने के बजाय, लाइक लॉर्ड बायरन, जैसे कि लॉर्ड बायरन ने किया था, ठीक है, लॉर्ड बायरन की तरह, ये नाम भी ध्यान रख लेना, बायरन। ठीक है, लॉर्ड बायरन ने जैसे दुख प्रकट किया था, उसके उस दुख को प्रकट करने के बजाय बिलीव्ड इट ऑल, इन सब चीजों में विश्वास कर लेते हैं, एंड चीयर्ड एंथुसियास्टिकली, और फिर उत्साह से खुशियां मनाते हैं। एंथुसियास्टिकली का मतलब होता है खुशी से उत्साह मनाना, फिर ये दुख मनाने के बजाय खुशियां मनाने लग जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, लेकिन बायरन भाई साहब ऐसा नहीं करते हैं, बायरन तो दुख मनाते हैं इस चीज़ का। ठीक है, तो ये फिर ये गुलाम क्या करते हैं, ये गुलाम है भी ऐसे ही, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अनुसार ये गुलाम है भी ऐसे ही, कि ये दुख प्रकट करने के बजाय इनमें शामिल हो जाते हैं, इनके साथ में खुशी से क्या करने लग जाते हैं, जोश से खुशियां मनाने लग जाती हैं। ठीक है, तो देख लो एक बार इस पैराग्राफ को भी, अच्छा है, इसमें भी वोकेबलरी अच्छी आई है। चलो आगे चलते, ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, शामिल हो जाते हैं और एंथुसियास्टिकली खुशियां मनाने लग जाते हैं। वेन, अब यहां से देखो, वेन जब द रिवॉल्यूशन विंस, जब ये क्रांति जीत ली जाती है, एज इट डिड इन रशिया इन 1922, जैसे कि रशिया में 1922 में जीती गई थी, जब इस प्रकार की क्रांति जीत ली जाती है, जैसे कि रशिया का रेफरेंस दे रहा है यहाँ पे, उदाहरण दे रहा है कि 1922 में रशिया में जीत ली गई थी, द फाइटिंग स्टॉप्स, तो फिर ये लड़ाइयाँ समाप्त हो जाती है, बट द एब्यूज, लेकिन ये जो शब्द है एब्यूज, ये जो गालियाँ हैं, द कॉलोमनीज, ये जो कॉलोमनीज है उच्च वर्ग है, द लाइज, और ये जो झूठ है, कंटिन्यू अंटिल द रिवॉल्यूशन स्टेट ग्रो इनटू फर्स्ट रेट मिलिट्री पावर, ये झूठ, ये अब्यूज, ये गालियाँ, ये सब चीज़ चलती रहती है, कब तक, तब तक चलती रहती है जब तक कि वो रिवोल्यूशनरी जो स्टेट है, जो क्रांतिकारी स्टेट है, वो पहली
फर्स्ट रैंक की मिलिट्री पावर नहीं बन जाती है, सैन्य शक्ति नंबर 1 सैन्य शक्ति नहीं बन जाती है, तब तक ये चीज़ें चलती रहती है। देन आवर डिप्लोमेटिस्ट आफ्टर हैविंग for years denounced the revolutionary leaders as the most abominable villains। और ये जो हमारे कौन से हैं, ये जो डिप्लोमेटिस्ट हैं, ठीक है, ये जो हमारे लोकतंत्रवादी है, ये क्या करते हैं, ये इस रिवॉल्यूशनरी को जो एज द मोस्ट अबोमिनेबल, अबोमिनेबल का मतलब होता है घृणास्पद, विलियंस मानती थी। अब तक तो वो इनको क्या मानते थे, दुष्ट मानते थे, विलियंस मानते थे, टायरेंट्स अत्याचारी शासन मानते थे, हैव टू डू ए राइट टर्न, वो तुरंत ही परिवर्तन हो जाते हैं, इनवाइट देम टू डिनर, और इनको अपने डिनर, अपने खाने के लिए क्या करते हैं, खाने पे इनवाइट करते हैं कि आओ भाई आप यहाँ पे हमारे साथ में खाओ। ठीक है, तो बेटा पलड़ा पलट लेते हैं वो तुरंत ही, जैसे ही फर्स्ट रेट की मिलिट्री पावर बन जाती है। तो अब तक तो गणना करते आई थी डिप्लोमेटिस्ट्स, ठीक है, और अब से इनका टर्न बिल्कुल ही परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल टर्न हो जाते हैं ये, और फिर इनको अपने डिनर पे यहाँ पे बुलाते हैं कि आओ हमारे साथ में भोजन करो, ये करो। ठीक है, तो कहने का मतलब गुलामी अच्छी नहीं है। अब आज हम हमारी क्लास को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और यहाँ से एक क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया था, दूसरा क्वेश्चन और करवा देता हूँ। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चंस हम कल कर लेंगे। ठीक है, कल वाली क्लास में कर लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द व्यूज ऑफ GB Shaw। What are the views of GB Shaw about our forefathers? हमारे पूर्वजों के बारे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्या कहते हैं, या उनकी क्या विचार है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, घूम के कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं इजी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, आपसे किसी भी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये फोर फादर्स वाली पूरी कहानी याद रखनी है। और एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था, जो चैप्टर शुरू करते ही मैंने बता दिया था कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन, देखो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के क्या विचार हैं हमारे पूर्वजों के बारे में। ठीक है, और ये वोकेबलरी देखो, वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है। पहला देखो, प्लीसेंट का मतलब आनंददायक, रेसेंटिंग का मतलब फील, 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 FWL। ठीक है, फील टू एंग्री, गुस्सा होना। और ट्रैम्प का मतलब घुमक्कड़, वेगाबोंड भी बोल सकते हो आप। प्रोक्लेम का मतलब घोषणा करना, टू अनाउंस, ठीक है, कोई भी चीज़ को अनाउंस करना। और प्रोफेट्स का मतलब पैगंबर हो गया। ठीक है, डिवाइन कोई भी इमेज होती है, या डिवाइन कोई भी डिवाइन मैन मान सकते हो आप एक तरीके से। एक्सट्रीमिटी, पराकाष्ठा, ठीक है, लिमिटेशन। और ये कैनोनाइज्ड का मतलब संत की उपाधि हो गई। एबोल्यूशन, एबोलिशन का मतलब समाप्त करना हो गया। डेस्परेट का मतलब निराशाजनक हो गया। ग्रूमल का मतलब शिकायत हो गया। इम्पोस्चर का मतलब छद्मवेश हो गया। एथिस्ट का मतलब नास्तिक हो गया। लिबर्टिनेस, ये जरूर ध्यान रख लेना, कैरेक्टरलेस। ठीक है, लिबर्टिनेस, कैरेक्टरनेस। और स्काउंड्रल्स का मतलब दुष्ट हो गया। और मॉर्निंग का मतलब दुख हो गया। ठीक है, मॉर्निंग का मतलब क्या हो गया, दुख हो गया। और क्वेश्चन पे आ रही थी हम, ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल स्लेवरी ऑफ मैन टू नेचर एंड द अननेचुरल स्लेवरी, ऑफ मैन टू मैन, इनमें डिफरेंस क्या क्या है। और स्टार बनाया हुआ है, तो स्टार बनाए हुए क्वेश्चंस को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे विराम देते हैं। इससे आगे की वार्ता आगे वाली क्लास में करेंगे। बिल्कुल नो टेंशन होके पढ़ना है, हर एक चीज़ को कंप्लीट करना है। अलग से एक छोटी वाली नोटबुक या कोई पेज में अलग से वोकेबलरी लिख लेनी है, या सेंटेंस को देखो, वीडियो को पॉज करके भी आप वोकेबलरी देख सकते हो। या फिर सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके या वापस लेके, ठीक है, बैक लेके वीडियो को वापस रिज्यूम कर सकते हो। और फिर देख सकते हो, शाम बेद दंड कुछ भी करो, लेकिन इसको खोपड़े में घुसेड़ो बेटा, यहाँ पे घुसेड़ो। ठीक है,
तो शायद मेरे को नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार की समस्या होगी। फिर भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अच्छे से रहिए, ठीक है। और आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ आए, यही मैं भगवान से अरदास करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि अपनी ज़िंदगी अपने रूल, नो टेंशन, बस रहना कूल, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ते रहना है। चलो, यहीं पे हमारी क्लास को ऑफ करते हैं, यहीं पे रोकते हैं। मिलेंगे कल इसी आशा उम्मीद के साथ। थैंक यू।